आज हम शुरुआत कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में हमारे सेकंड लेक्चर की। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने जो बुक के हिसाब से, लिटरेचर के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस को देखा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस तरह से हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं। मैं एक बार उसका हल्का सा रिकैप आप लोगों को देता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस ये बिलीव करता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और टेक्निकल एनालिसिस हमें पास्ट प्राइजेस को, जब हम पास्ट प्राइजेस को देखते हैं, उसको देखते हुए किसी भी प्राइस के फ्यूचर, किसी भी असेट्स के, किसी भी स्टॉक के आगे उसमें क्या होने वाला है, इस चीज का अंदाजा हम टेक्निकल एनालिसिस से लगाते हैं। डियर फ्रेंड्स, कुछ चीजें हैं जो हमें टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहला, टेक्निकल एनालिसिस ज्यादातर यूज होता है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए, यानी कि जो भी लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, रेगुलर मार्केट को वॉच करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चार्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए जर्नली से नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल, आपको एक टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है कि आप स्टॉक में पोजीशन कब बनाएं। लाइक आपने एक फंडामेंटल एनालिसिस करा और आपको पता चला पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कि एक्स लिमिटेड का शेयर काफी अच्छा है एंड आपको उसमें पोजीशन बनानी चाहिए, लेकिन उस स्टॉक में आपको पोजीशन कब बनानी चाहिए, कौन सा सही समय है उसमें पोजीशन बनाने का, क्या सही सोच लीजिए क्या सही टाइम रहेगा, क्या सही प्राइस रहेगा जब आप उसमें पोजीशन बनाए, तो ये सारा हमें टेक्निकल एनालिसिस बताता है। सेम इसी तरह लॉन्ग टर्म में जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हमें एंट्री एंड एग्जिट डिसीजन लेने में काफी हेल्प करता है कि कब किसी स्टॉक में हम अपनी एंट्री लें और कब किसी स्टॉक से हम एग्जिट कर जाए। तो टेक्निकल एनालिसिस में उसमें काफी हद तक हमारी हेल्प करता है, और टेक्निकल एनालिसिस प्रॉफिट को बुक करने में काफी हद तक हेल्प हमारी करता है। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के जो हमारा प्रेजेंट लेक्चर्स है उसमें हम एक तो पढ़ेंगे स्टॉक के ट्रेंड्स के बारे में, एक हम पढ़ेंगे पैटर्न के बारे में, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, और एक स्ट्रेटेजी होती है XABCD पैटर्न। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पैटर्न होते हैं, कुछ पैटर्न अपवर्ड होते हैं, अपवर्ड ट्रेंड, कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड, कुछ हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। लेकिन आज हम उनको रियलिटी के हिसाब से देखेंगे कि कैसे कैसे उसमें हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक ट्रेंड। स्टॉक ट्रेंड क्या होता है? देखिए, जो भी कोई स्टॉक या जो भी कोई शेयर होता है या जो भी कोई फाइनेंशियल असेट्स होते हैं जिसमें हम शेयर, डिवेंचर, कोई भी चीज को हम खरीदते बेचते हैं, उन सभी का एक प्राइस होता है, और उस प्राइस की कोई ना कोई एक डायरेक्शन होती है, कोई ना कोई एक ट्रेंड होता है प्रीवियस का, और जो डायरेक्शन होती है उस असेट्स के प्राइसेस की, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक ट्रेंड, यानी कि पैटर्न और डायरेक्शन ऑफ प्राइस। पैटर्न तो हम नहीं कह सकते, हम एक तरह से डायरेक्शन कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्राइस। डायरेक्शन ऑफ प्राइस को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक ट्रेंड बोलते हैं। और आगे हम बात करते हैं ट्रेंड मूवमेंट की, कि ट्रेंड में मूवमेंट क्या है। मैंने कहा डायरेक्शन, अब वो डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, ये भी एक डायरेक्शन है, आप इसे कैसे कहेंगे? अपवर्ड ट्रेंड। आगे ये भी एक डायरेक्शन हो सकती है, इसे हम क्या कहेंगे? डाउनवर्ड ट्रेंड। तो एक हो गया अप ट्रेंड और एक हो गया डाउन ट्रेंड। तो जनरली जो स्टॉक है वो जो मूव्स इन 2 टाइम्स डायरेक्शन में जाता है, एक डायरेक्शन, उसके बाद फॉल होता है, करेक्शन होती है, उसके बाद वो इसी चीज को
रिपीट करता रहता है। उसको हम अभी आगे देखेंगे किस तरह से ये साइकिल काम करती है। तो जो ट्रेंड मूवमेंट होती है वो एक जर्नल सा इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि किसी भी स्टॉक में, जैसे मान लीजिए हमारा है प्राइस और यहाँ पे है टाइम, टाइम यानी डे। किसी भी स्टॉक में इस तरह से एक मूवमेंट होती है, यानी एक टाइम होता है जब स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट पर होता है। ठीक है, इसको मैं अपवर्ड मूवमेंट है उसको मैं ग्रीन से डिनोट करता हूं। एक मूवमेंट होती है जब स्टॉक ऊपर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। फिर एक मूवमेंट होती है जब स्टॉक के अंदर एक तरह समझ लीजिए एक कांस्टेंट आता है, यानी कि एक कंसोलिडेशन ट्रेंड आता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, या इसे कंसोलिडेशन ट्रेंड बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। एंड फाइनली एक मूवमेंट होती है जब जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड पर चल देता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड। तो ये हो गई ट्रेंड मूवमेंट, अप ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। और इसी को ही हम ट्रेंड साइकिल बोलते हैं। पहले अप होगा, फिर एक करेक्शन आएगी, फिर डाउन हो जाएगा, फिर करेक्शन पे रहेगा, फिर उसके बाद अप होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर करेक्शन, कंसोलिडेशन, फिर डाउन। तो इस तरह से एक साइकिल है, वो साइकिल चलती रहती है और उस साइकिल को ही हम एनालिसिस करते हैं। देखिए ट्रेंड सबसे ज्यादा आसान है किसी भी स्टॉक का ढूंढना, सबसे इजी है ट्रेंड को हम एनालिसिस करना, लेकिन खाली ट्रेंड के हिसाब से हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता। ट्रेंड एक तरह से आप समझिए सबसे बेसिक सी चीज है जो हमें काफी हेल्प करती है। अब देखिए जनरली स्टॉक मार्केट में होता क्या है, स्टॉक मार्केट में होता यह है कि जब मैंने शुरू शुरू में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट करा, तो मेरा एक फॉर्मूला होता था कि जब भी किसी स्टॉक में गिरावट आ रही हो तो उसे खरीद लो, ये सोच के कि अब आगे ये बढ़ जाएगा। लेकिन अक्सर ये होता था जैसे ही मैं खरीद लेता था, जैसे मान लो स्टॉक है वो गिरने लग रहा है, गिरने लग रहा है, गिरने लग रहा है, यहां पर मैंने उसमें पोजीशन बना दी। अब जैसे ही मैंने पोजीशन बनाई वो और तेजी से गिरना 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 शुरू हो गया। अब मैंने क्या करा, जैसे वो गिरना शुरू हुआ मैंने सोचा भाई चलो कोई नहीं एवरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और प्राइस ले लिया। फिर और गिरना शुरू हो गया, फिर सोचा और एवरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया। फिर और गिरना शुरू हो गया, फिर सोचा चलो यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ये एवरेज ऐसी बन गई कि अब प्राइस से ऊपर आ ही नहीं रहा है, और फिर यहां से आके उसको बेच दिया सारे को डर के दोस्त में। तो एक इंग्लिश में कहावत है, नेवर कैस्ट फॉलिंग नाइफ, किसी भी गिरते हुए चाकू को मत पकड़ो। तो चाकू अगर गिरने लग रहा है आप उसे पकड़ेंगे तो हाथ में खून जरूर आएगा। तो जर्नली कोई भी आदमी क्या सोचता है, अगर किसी स्टॉक के प्राइस गिर गए तो उसे परचेज कर लो, आगे जाके इंक्रीज होएंगे तो उसे बेच देंगे। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है ये गलत है। जब तक हम पूरा उसका ट्रेंड को एनालिसिस नहीं कर लेते तब तक हमें सही एक तरह से समझ लीजिए पोजीशन, सही जो पिक्चर है वो पता नहीं चल पाती। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि आपने एक स्टॉक खरीदा काफी नीचे, अब वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। अब आपको लगा कि यार ये दो बार इंक्रीज हो लिया फिर डिक्रीज हो लिया, यहाँ पे इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, आपको डर लगा, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, अब फिर इंक्रीज हुआ और आपने फट से यहाँ पे उसको बेच दिया। अब क्या हो रहा है, पता चल रहा है वो ऐसे 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 करता 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 यहाँ पहुंच गया। अब आप सोच रहे हो यार ये तो अच्छी गड़बड़ हो गई, मैं यहीं पे एग्जिट कर दिया, क्यों ना मैं यहाँ एग्जिट करता। हमारे साथ ऐसा भी हो रखा है कि किसी स्टॉक को हमने थोड़ा सा कम पे खरीदा, फिर वो ऐसे ऐसे इंक्रीज होने लगा, जैसे मैंने जितने पे खरीदा था उससे काफी ऊपर चला गया, लेकिन एक टाइम आया नीचे आया, हम डरने लगे यार ये तो नीचे आ गया, लेकिन वो फिर ऊपर गया। फिर हमें सोचा बेच दे बेच दे, फिर वो नीचे आया, अब पूरा डर लग गया। अब जैसे ऊपर गया यहाँ पे हमने उससे एग्जिट ले लिया कि भाई अभी तो पता नहीं कहाँ ही जाएगा, लेकिन वो ऐसे ऐसे करते काफी ऊपर पहुंच गया।
तो हमें लगा कि यार यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ एग्जिट लेते तो बहुत फायदा होता। तो अगर आप ट्रेंड को अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज पता नहीं चलेगी कि कब किसी स्टॉक में हमें एंट्री करनी है और कब किसी स्टॉक से हमें एग्जिट लेना है। और एंट्री एंड एग्जिट का ये खेल पता होना बहुत जरूरी है। आपने मान लीजिए किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करा, फंडामेंटल एनालिसिस में कमी क्या है कि कंपनी हर 3 महीने बाद अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को करती है। अब मान लीजिए कि अभी जो रिजल्ट्स कंपनी जो अभी जो क्वार्टर चल रहा है वो चल रहा है, एक होता है अप्रैल मई और जून, फिर होता है जून जुलाई अगस्त, फिर होता है सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब मान लीजिए यहाँ पे आज आप खड़े हैं तो आपके पास जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इस क्वार्टर के लास्ट का है, यहाँ का जो रिजल्ट है वो 30 तारीख के आसपास आएगा। तो यानी जो इंस्टेंट इंफॉर्मेशन है वो फंडामेंटल एनालिसिस से आप लोगों को नहीं मिल सकती, उसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस का जनरली तौर पे यूज करते हैं। तो ये तो बात आ गई हमारे ट्रेंड पैटर्न के और कैसे कैसे टेक्निकल एनालिसिस हमें यूज करता है, हमें यूज करना है। अगला हम करते हैं द XABCD पैटर्न के बारे में। XABCD पैटर्न, इसको और कोई नाम भी दिया जा सकता है। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, वो ऐसे है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस एक टाइम पे करेक्शन में होता है, उसके बाद उसमें एक मूवमेंट शुरू होती है। वो मूवमेंट, लेट मैं अपसाइड की मूवमेंट के बारे में बात करता हूं, तो वो ऐसे ऊपर जाता है, उसके बाद फिर नीचे आता है, उसके बाद वो फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद वो फिर नीचे आएगा, उसके बाद वो फिर ऊपर जाएगा और उसके बाद वो ऐसे नीचे आएगा। तो आप इसमें देखेंगे कि इस तरह से एक ये जो हाइट्स है, हेड है, ये सारे बिल्कुल बराबर थे। शोल्डर नहीं देखेंगे, इसके अंदर अगर छोटी छोटी मूवमेंट है उनको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ हेड को देखेंगे। कल मैंने बताया था हेड एंड शोल्डर को, तो हेड को देखेंगे और हम देखेंगे जब जो प्रीवियस यानी ये वाला पॉइंट और पहले ट्रेंड के बाद का जो रिकवरी पॉइंट है यानी करेक्शन पॉइंट है, ये अगर लगभग आपको एक मैं ये अगर लगभग आपको एक लाइन में दिखे तो समझ लीजिए यहां से कोई ना कोई ट्रेंड शुरू हुआ है। तो इसका जो डाउन है इसको हम बोलते हैं एक्स। अब ये है ए, फिर बी, फिर जो ये है सी, फिर जो करेक्शन है ये है डी, और फिर जो ये है वो है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, किसी भी स्टॉक में प्राइस एकदम से तेज होता है एंड देन उसमें कुछ नेसेसरी करेक्शन होती है, यानी कि जो लोग जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया वो सेल करते हैं तो नीचे आता है, फिर वो जब नीचे आता है तो उसमें डिमांड बढ़ती है तो वो ऐसे अबव जाता है। अब देखेंगे जो इनके ए और डी का लेवल है लगभग सेम मिलेगा और सी और इसका लेवल लगभग सेम मिलेगा। तो अगर जब भी आपको इस तरह का कोई अप ट्रेंड देखने को मिले तो जैसे ही प्राइस बी पर आए आपको फर्स्ट एंट्री यहां पे बनानी होती है, यानी आपको यहां आपको शेयर परचेज कर लेना चाहिए। उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जब आएगा तो यहाँ पे आपको उसमें सेकंड एंट्री बनानी होती है, यानी यहाँ पे आप थोड़े से शेयर और परचेज कर लीजिए। और जैसे ही वो फाइनल अब जंप लेगा नीचे आने लगे तो यहाँ पे आपको उसको एग्जिट कर देना चाहिए। तो ये है XABCD पैटर्न, यानी कि हमें एग्जैक्ट ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ इस तरह का पैटर्न आपको किसी भी शेयर में देखने को मिल सकता है और जिसके हिसाब से हम अपनी एंट्री एंड एग्जिट का डिसीजन ले सकते हैं। तो
ये एक बार हम किसी कंपनी की एक बार रियल बैलेंस शीट में जाके एंड देन उसको देखेंगे एक्स एबीसीडी पैटर्न के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने moneycontrol.com से रिलायंस के चार्ट्स ओपन करे हुए हैं। ये जो चार्ट है इसे कैंडल एंड स्टिक चार्ट बोलते हैं। अब जरा यहां पे हम इसमें एक्स एबीसीडी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप, मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेता हूं फिर आप लोगों को बताता हूं, एक मिनट। देखिए यहाँ पे जब आप इसमें चार्ट में आएंगे तो बेसिक चार्ट, एडवांस चार्ट, टेक्निकल चार्ट और चार्ट टाइप में कैंडल एंड स्टिक जो यहाँ पे है वो जो और एडवांस दिखा रखा है ओ एच एल सी। ये बार चार्ट है जो मैंने कल आपको बताया था। इसमें ओपनिंग प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या था। ओ देखो इसका नाम भी है ओ एच एल सी। तो ओ से मतलब है ओपनिंग जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एच का मतलब है हाई, एल का मतलब है लो और सी का मतलब है क्लोज। तो ये वो चार्ट है। ये एक सिंपल लाइन चार्ट है। तो मैं कैंडल एंड स्टिक के जरिए आप लोगों को एक बार किसी भी उसमें जो पैटर्न है हम किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं एक बार। देखिए जैसे ये रिलायंस का डेटा है हमारे पास, तो हम यहाँ से मान के चलते हैं कि ये तो क्योंकि एक पेंडेमिक सिचुएशन थी और उस पेंडेमिक सिचुएशन में क्योंकि मतलब कि जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी इसलिए शेयर प्राइस थोड़े से ज्यादा बिलो चले गए। लेकिन आप इसमें अगर पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर इसको एक्स माने तो ये हो गया ए, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पर जो ये है ये हो गया बी, यानी ये और इसका जो हाई है वो लगभग सेम उस पे है। उसके बाद ये हो गया हमारा सी, सी पैटर्न। उसके बाद यहां पे हो गया डी और इधर हो गया ई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एक्स एबीसीडी पैटर्न हमें जो पोजीशन है वो हमें यहां पे पोजीशन बनानी चाहिए थी पहली, सेकंड हमें बनानी चाहिए थी यहां पर, और फिर उसके बाद हमें इस लेवल के आसपास आके इसको सोल्ड आउट कर देना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे इसके बाद भी इसमें काफी इंक्रीज हो रहा है। ये एक कंसोलिडेटेड एक तरह से आप समझ लीजिए ट्रेंड है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ना ज्यादा अप है और ना ज्यादा डाउन में है। उसके बाद यहाँ पे अप ट्रेंड है और अब यहाँ पे रिकवरी आ रही है। तो अब इसके बाद के जो प्राइसेस है उसको हमें देखना होगा और इसके अंदर फर्दर पोजीशन कैसे बनाई जाए उसको हमें मतलब कि प्योर एनालिसिस करना होगा। देन हम इसको अच्छे से हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आई होप आप लोग आपको ट्रेंड जरूर मिला होगा। ये हमारा एक्स अगर हम माने तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी एंड फाइनली हो गया ई। तो इस तरह के जो चार्ट जो पैटर्न है वो हमें मिल सकते हैं। हम किसी और कंपनी का एक बार देखते हैं। जैसे कि मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का चार्ट खोलता हूं एक बार आप लोगों के सामने। यहाँ पर बेसिक चार्ट है, टेक्निकल चार्ट्स में हम चले जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अगर हम पैटर्न देखेंगे तो एक तरह का हमारे पास अपवर्ड मूवमेंट है, और टेक्निकल एनालिसिस में हम ज्यादा पीछे इसलिए नहीं जा सकते कि अगर हम बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हैं तो वो हमें एक तरह के सही रिजल्ट है वो नहीं देता है। लेकिन आप अगर यहाँ पे एनालिसिस करने देखेंगे तो अगर मैं इसमें यहाँ पे इसमें क्योंकि हमारे पास एक करेक्शन ट्रेंड नहीं है कि जो बिल्कुल समझ लीजिए आप एक तरह से लेवल पे हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन ट्रेंड है। तो जब भी आप ट्रेंड मूवमेंट को देखोगे सबसे पहले आपको कंसोलिडेशन, जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन है, इस तरह का ट्रेंड आपको देखना जरूरी है। अब कंसोलिडेशन के बाद ये एक तरह से आपका अप ट्रेंड हो रहा है, रिकवरी हुई है, लेकिन ये काफी डाउन चला गया इसके बाद। तो इसके बाद हम देखेंगे आगे इसमें कैसे मतलब ये मूवमेंट होती है और उन मूवमेंट के हिसाब से हम इसमें काम करेंगे। तो किसी भी स्टॉक मार्केट में जब भी हमें अगर इस तरह के ट्रेंड के बाद हमें आगे पोजीशन बनानी होती है तो हम इस तरह के ट्रेंड को हम एनालिसिस करते हैं। बाकी फर्दर इसमें एग्जैक्ट पोजीशन किस तरह से बनाई जाए, कैसे हम इसमें एंट्री एंड एग्जिट लें, वो हम जो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स है उसमें देखेंगे कि कैसे पर्टिकुलर इन स्टॉक्स में हम पोजीशन बना सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को जस्ट एक समझ लीजिए आप पैटर्न्स के बारे में मैंने जस्ट आप लोगों को बताया है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक मूवमेंट है, फिर ये एक दूसरी मूवमेंट है, और फिर ये एक तीसरी मूवमेंट है, एंड देन ये फाइनली है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई करेक्शन का कंसोलिडेशन का ट्रेंड नहीं है, एक बिल्कुल कंसोलिडेशन जिसके बाद हम इसमें मूवमेंट को पर्टिकुलर एनालिसिस कर सकें।